please subscribe. आइए आज हम डिस्कस करते हैं। ज्योतिष में कुछ योग की भी बात की गई है, महायोग। आज हम डिस्कस करेंगे पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग को मीन्स सुनने से ही ऐसा लगता है कि पंच महापुरुष योग मीन्स इसमें पंच मीन्स पाँच ग्रहों का विशेष रूप से जो कॉम्बिनेशन होता है वो पंच महापुरुष योग कहलाता है। तो पंच महापुरुष योग क्या है कि इसमें सबसे पहले ये बात है कि किसी भी जन्म कुंडली में आप लग्न से केंद्र को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो केंद्र कौन कौन है इसमें, तो ये 4 जो घर होता है ये सेंटर वाले इसको केंद्र बोलते हैं। तो जैसे ये भाव की बात अगर करें तो 1 2 3 4 मतलब इसका जो पोजीशन है ये पहला 4 7 और 10। केंद्र पहले तो ये हम बता दें शॉर्टकट में कि केंद्र जो कि आप लोग जानते ही होंगे केंद्र की कौन कौन होता है। तो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। ये केंद्र की बात है। तो पंच महापुरुष योग में चूँकि केंद्र के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, यही बेस है और यही है, इसी से संबंधित विचार करना होता है। तो अब ऐसा समझिए कि किसी भी जन्म कुंडली के केंद्र में, केंद्र मतलब पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव में अगर कौन हो तो मंगल हो, बुध हो, है ना, बृहस्पति हो, शुक्र हो और शनि हो। ये क्या है कि 1 2 3 4 5 हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योग। उसी तरह से ये हम 5 ग्रह जो है इन सब को काउंटिंग कर लिए। अब ये चूँकि इसमें अगर बात करेंगे तो रवि और चंद्रमा इनको इसमें नहीं रखा गया है। पंच महापुरुष योग में इसका डिस्कशन थोड़ा और भी हम करेंगे आगे। लेकिन पंच महापुरुष योग बनता कब है, कैसे बनता है, तो ये सभी ग्रह अगर केंद्र में बैठा है, केंद्र में मीन्स यही चारों घर में अगर केंद्र में बैठा है और वो क्या हो, स्वगृही हो, क्या हो, ये स्वगृही हो, स्वगृही या फिर उच्च का हो, उच्च या फिर मूल त्रिकोण अब एक बात ये समझने वाली बात है कि ये जो मूल त्रिकोण मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो स्वगृही होता है उसका कुछ अंश तक मूल त्रिकोण में होता है और कुछ अंश तक उच्च में होता है। लेकिन ये मूल त्रिकोण बताना ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जब देखेंगे तो उच्च का प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। उसी तरह से स्वगृही का भी होता है, लेकिन स्वगृही से मूल त्रिकोण का प्रभाव और ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम उच्च को 3 स्टार अगर देंगे तो मूल त्रिकोण को डबल स्टार का ज़रूरत है ना, और सिंगल स्टार है स्वगृही को। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। बेसिकली क्या है ये विचार कि जब केंद्र में ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये क्या हो, स्वगृही हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो। मूल त्रिकोण के विषय में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन क्या है, ये अंश से संबंधित किस अंश तक कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण में होता है इसको फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी का जो ये होता है प्रभाव वो 1 से 30 डिग्री तक ही होता है ना। तो ये 1 से 30 डिग्री तक में कितना में मूल त्रिकोण है, कितना में स्वगृही है, ये दोनों विचार किया जाता है। तो चलिए हम अब डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए ये मंगल, बुध, बृहस्पति सभी में से सभी का कुछ ना कुछ ये होता है ना, नाम होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये पंच महापुरुष योग कहने से ये लगता है कि कोई महापुरुष है मतलब उसका फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई
इधर उधर है ना, बेसिकली कुछ ना कुछ है जो एग्जिस्ट कर रहा है। सो एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ऐसे कंडीशन में इस महायोग का हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम बात करें इसी तरह से आगे, तो पंच महापुरुष योग में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जब स्वगृही होगा और उच्च का होगा तभी पंच महापुरुष योग माना जाएगा। तो अगर ये रवि और चंद्रमा की जब हम बात करते हैं ना, तो रवि चंद्रमा क्या है, ये मन का विचार होता है ना इससे। और रवि मीन्स ये क्या है, तो ये आत्मा, मतलब आत्मा इसको माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो आप ये ध्यान दीजिए कि रवि मीन्स सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन कहा गया है। तो इसका मतलब कोई फिजिकली आत्मा नहीं होता है और फिजिकली मन नहीं होता है। मन उड़ान करता है, मीन्स मन का कोई ये नहीं है, मीन्स शेप साइज नहीं है। उसी तरह से आत्मा का शेप साइज की बात अगर करेंगे तो आप ये कहिए ये एक सूक्ष्म जगत का एक मीन्स जो भी है ना, वो है। तो आत्मा और मन के वजह से ये इसमें इन दोनों का विचार नहीं किया गया है इस महायोग में। तो इसी तरह से अगर हम और आगे बात करें, और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं राहु और केतु का, है ना, तो ये आप जानते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों छाया ग्रह है। छाया ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में इसको छाया ग्रह बोला गया है। सो इसी तरह से और फिर हम आगे बात करें कि अब क्या है कहानी, कि अगर मंगल उच्च का हो, स्वगृही हो, है ना, या मूल त्रिकोण में हो मंगल, है ना, किसी चार भाव में अगर मंगल बैठा है, तो आप ध्यान दीजिए कि अब चूंकि इस लग्न में मंगल बैठा होगा, या चतुर्थ में मंगल बैठा होगा, या सप्तम में मंगल बैठा होगा, तो ये 3 घर और ये प्लस चौथा घर दसम में, है ना, दसम भाव में मंगल बैठा होगा। तो ये अगर मंगल बैठा है और वो उच्च का है या स्वगृही है, क्या है, उच्च का है या स्वगृही है या मूल त्रिकोण में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो योग बनेगा उसको बोलते हैं रुचक पंच महापुरुष योग, है ना। तो ये रुचक नाम दे दिया गया है, बेसिकली कंडीशन यही है। उसी तरह से अगर बुध किसी एक में, मतलब प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, इन चारों भाव में अगर बुध बैठा है, तो बुध महाराज के बैठने से क्या होगा कि ये भी एक पंच महापुरुष योग में से एक बनाता है योग। और अगर बुध उच्च का हो, स्वगृही हो और मूल त्रिकोण का है, तो इसको बोलते हैं भद्र योग। भद्र भद्र पंच महापुरुष योग बनाता है। तो अब ये भी है इम्पोर्टेंट कि ये सब ध्यान देने वाली बात है। अगर बृहस्पति सिमिलरली उच्च का है, स्वगृही है, मूल त्रिकोण में है, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं हंस योग। ये हंस योग हो गया। पंच महापुरुष में ये एक हंस योग बड़ा इफेक्टिव होता है। हंस योग का भी विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से शुक्र को मालव्य, अगर शुक्र भी इस केंद्र में कहीं ना कहीं बैठा हो और वो बैठने के साथ साथ में स्वगृही है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, तो वो मालव्य योग बनता है। इसी तरह से शनि के लिए शश योग बनता है। शश योग बोलते हैं इसको। अगर शनि केंद्र में है तो किसी में केंद्र में बैठ करके उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, है ना, स्वगृही हो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको समझने के लिए आप एक चीज़ ज़रूर समझें कि अगर उच्च का है या मूल त्रिकोण का है और स्वगृही है, तो इसका प्रभाव कितना होगा। तो ये जब मैं पहले डिस्कस कर रखा हूँ कि आप उच्च को ज़्यादा बेटर माने, मूल त्रिकोण को और ज़्यादा अच्छा माने, स्वगृही को मूल त्रिकोण से कम प्रभाव मिलता है। लेकिन हाँ, योग तो योग ही है, ये योग अपना काम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता है ना। स्वगृही से मूल त्रिकोण बली होता है, इतना ध्यान रखने वाली बात है।